अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डीप स्टडी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th बायोलॉजी का, जिसमें हमारा आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे जो है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। और इंट्रोडक्शन से पहले हम ये देख लें, मैं आपको कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में सीखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। बायोडाइवर्सिटी में सीखने के बाद ये देखेंगे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी में किस किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स का हमें क्या फ़ायदा है। हमारे माहौल में किस तरह का क्लाइमेट होता है, किस तरह के रीजन्स होते हैं और उन रीजन से हमें फ़ायदा क्या होता है। आजकल एक और मामला भी चल रहा है डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन से हमें क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं और उन्हें हम रोकने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में ही आगे चलकर सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले अगर बायोडाइवर्सिटी वर्ड की बात करें, इस वर्ड की बात करें, तो बायोडाइवर्सिटी वर्ड दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पहला वर्ड होता है बायो, जिसका मतलब होता है लाइफ, एंड दूसरा वर्ड होता है डाइवर्सिटी, जिसका मतलब होता है वेराइटी। वेराइटी मतलब डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स को आप वेराइटी कह सकते हो। लाइक हमारी बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट काइंड के कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइक वो प्लांट्स हो सकते हैं, वो एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास फंजाई हो सकता है, ठीक है, वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, वेराइटीज़ है ना। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कहता है मेजर ऑफ वेराइटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन और अमंग द स्पीशीज। के हम इसके अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में। या बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन और अमंग द स्पीशीज। या अगर हम इसको दूसरी तरह से समझने की बात करें तो आप बायोडाइवर्सिटी को इस तरह भी समझ सकते हो कि अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो कि सेम जगह पर रह रहे हों, उस सेम जगह को जो है ना, उस कंप्लीट एक सेम जगह को आप क्या नाम दे सकते हैं कि एक बायोडाइवर्सिटी है। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ एक तालाब की, एक पांड की। उस पांड के अंदर आप देखें मेंढक भी रहते हैं, मछलियाँ भी रह रही हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहे हैं, कुछ काइंड ऑफ इंसेक्ट्स भी होंगे, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। तो आप उस एक कंप्लीट पॉन्ड को एक बायोडाइवर्सिटी नाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बड़े पैमाने पे भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। लाइक आप जंगल को एक अलग बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हो, एक डेजर्ट को एक अलग बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हो, लाइक दैट, ठीक है। और उनके अंदर, उस बायोडाइवर्सिटी के अंदर फिर किस तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनसे हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल हैं, क्या क्या नुकसान हासिल हैं, और दुनिया में कितने किस्म की स्पीशीज़ हैं, उनको किस तरह क्लासीफाई किया जाता है, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी थी वो भी हम इस चैप्टर में आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ और डिस्कस करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी किस पर डिपेंड करती है। तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो चंद चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो आपकी है क्लाइमेट, सेकंड चीज़ है अल्टीट्यूड, ठीक है, थर्ड चीज़ है हमारी सॉयल, और फोर्थ वन है अदर स्पीशीज। हमारी बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है क्लाइमेट पे। क्लाइमेट पे भाई कि किसी कौन सा माहौल है तो उस माहौल में टेम्परेचर किस तरह रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, लो है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश रहती है, या वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन है, या वहाँ पर एक थोड़ा मतलब कभी कभार बारिश है, कभी कभार बारिश नहीं है, वो इलाका ह्यूमिड है, ठीक है, वहाँ ज़्यादा हवाएं तो नहीं चलती। तो इन सब चीज़ों पर हमारी बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। अगर अल्टीट्यूड की बात करें तो आप देखें कि काफ़ी इलाके ऐसे होते हैं जो समंदर की सतह के बिल्कुल करीब होते हैं, मैदानी इलाके जिन्हें कहा जाता है, या कुछ चटियल मैदान होते हैं, ठीक है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अल्टीट्यूड, अपर अल्टीट्यूड पर होते हैं, जैसे पहाड़ी इलाके हो गए। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो प्लेट्यूज होते हैं, लाइक वहाँ पर कहीं पर तो मैदान होते हैं और कहीं पर जो है वो पहाड़ होते हैं, ठीक है। इस पर यानी इन तरह के मैदानों पर, यानी इस तरह के अल्टीट्यूड्स पर भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। और इसके साथ साथ सॉइल पर भी बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है कि वो सॉइल हत्ता कि फर्टाइल है या नहीं है, ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी वहाँ के दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंड करती है। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट रीजन्स में कर दी गई है, ठीक है। लाइक पहला कौन कौन से वो हमारे पास रीजन्स हैं जिनमें बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
में पहला जो रीजन आता है वो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, कुछ सब ट्रॉपिकल रीजन होते हैं और कुछ रीजन होता है जिसे टेम्परेट रीजन कहा जाता है। अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन में ऐसे इलाके आ जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है, और इन एरियाज़ में यानी ट्रॉपिकल एरियाज़ में इस हाई टेम्परेचर की वजह से और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है कि फिर बरसात भी बहुत ज़्यादा होती रहती है। लाइक आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हो ट्रॉपिकल रीजन के, जैसे हमारे पास अमेज़न फॉरेस्ट है। अगर आप सब ट्रॉपिकल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर लेस टेम्परेचर होता है और लेस ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि वहाँ पर मॉडरेट सा टेम्परेचर होता है। अगर आप टेम्परेट इलाकों की बात करें तो उसमें जो है ना वो ऐसे इन्वायरमेंट या ऐसे रीजन आ जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल होता है और ह्यूमिडिटी भी जो है ना इतनी ज़्यादा होती है और ना कम। लाइक टंड्रा रीजन, इसके में आप यूँ जान लें कि हमारे पास जो भी हमारे माहौल में या हमारे दुनिया के अंदर जितने भी ठंडे इलाके आते हैं, एंटार्क्टिका रीजन वगैरह, वो सब टेम्परेट के अंदर आते हैं। इसके बाद हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की जो है वो इम्पॉर्टेंस है कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उससे हमें क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है, वो है फूड। क्या है कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बायोडाइवर्सिटी में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाने वालों को खाते हैं। लाइक हमारे पास प्लांट्स हैं तो वो अपना खाना सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके, पानी का इस्तेमाल करके, माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, लाइक जो प्लांट्स को खाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो प्लांट्स को खाने वालों को खाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये कंप्लीट एक तरह से फूड चेन बना हुआ है हमारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी फूड भी प्रोवाइड कर रही होती है हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं सबको, ये एक चेन की मानिंद सबको चला रही है। इसके बाद ड्रग्स, हमें बायोडाइवर्सिटी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि हमें कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, आप यूँ समझ लो कि 80% जो हमें ड्रग्स मिल रहे हैं वो इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए आप कुछ ड्रग्स जो हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, लाइक ओफीम है। ओफीम का एक पौधा होता है जिसे मोर्फिन दवाई बनाई जाती है। लाइक अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस से हमें जो है ना वो पेनिसिलिन दवा मिली थी जो कि एक एंटीबायोटिक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं तो एनिमल्स का इस्तेमाल करके हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, लाइक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके दवाई बनाई जाती हैं, या ह्यूमन्स, या हम कह लें कि जैसे एनिमल्स हैं लाइक हॉर्सेस हैं, हॉर्सेस के जो है वो सीरम का इस्तेमाल करके जो है ना दवाई बनाई जाती है जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में काफ़ी किस्म के काम आती है। ठीक है ना, कहने का मकसद कि हम बायोडाइवर्सिटी से हमें ड्रग्स भी बहुत सी किस्म की मिलती हैं जो हमारे लाइफ को ईजी बनाती हैं। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, हमें बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। लाइक वो हमें रबड़ प्रोवाइड कर रही है, दूसरे एडहेसिव चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, डाइज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, हमें वुड प्रोवाइड कर रही है। तो ये सब चीज़ें, इनसे हमारा जो है वो घर वगैरह जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें वो हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ साथ हमारे माहौल में मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकिल करने में भी मदद देती है, जिससे कि हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहता है। किस तरह से, लाइक हम जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम भी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। तो हम हमारे एटमॉस्फेयर को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे प्लांट्स को, दूसरी स्पीशीज़ को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इस तरह रिसाइकल में चलती रहती हैं, तो जो हमारा माहौल है वो जो है ना बैलेंस्ड रहता है। या मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल दूँ कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, वो मर गया, मरने के बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो कहीं पर पड़ी हुई। हमारे माहौल में कुछ ऐसे डिकम्पोजर्स मौजूद हैं, जैसे उनकी एग्जांपल आप कुछ इंसेक्ट्स भी कह सकते हैं या आप उन्हें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। तो वो एक किस्म के डिकम्पोजर्स हैं। तो वो क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे और उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को अपना खाना समझ लेंगे और उसे खा लेंगे, और उसे उसकी बॉडी को एक तरह से समझे मिट्टी में मिला देंगे या ख़त्म कर देंगे, ताकि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो डिजीज़ का बायस ना बने, बीमारी का बायस ना बने। इसके साथ साथ हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है प्लांट्स की या एनिमल्स की, वो हमारी नेचर को, हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, जिससे किसी भी इलाके का जो है वो टूरिज़्म इन्हांस हो जाता है और उस इलाके के लोगों के लिए टूरिज़्म फ़ायदेमंद जो है ना वो बन जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो इसी बुक में मेंशन है, कहते हैं कि 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अब तक उनके बारे में हमें पता लग चुका है।
जो कि हैं नोन। और साइंसदानों का मजीद ये भी कहना है कि ये 10 मिलियन सिर्फ 1/3 हैं, यानी कि इन अगर 3 हिस्से कर दिए जाएं ऑर्गेनिजम्स के, तो ऐसे समझें कि हमें इन 3 हिस्सों में से सिर्फ 1% ऑर्गेनिज्म के बारे में पता है, बाकी 2 हिस्से से समझो हमें मालूम ही नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला की मखलूक बहुत किस्म की है, कोई 4 टांगों पर चलने वाली, तो कोई पेट के बल चलने वाली, कोई सूरज से अपना खाना बनाने वाली, तो कोई पानी से अपना खाना हासिल करने वाली। लाइक इस तरह की अल्लाह ताला की मखलूक़ात बहुत है सही, जिनमें से हम सिर्फ 1/3 के बारे में ही जानते हैं, और 1/3 के बारे में हमें ये बताया कि सिर्फ 10 मिलियन काइंड जो है वही हमें पता है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि आजकल की जो लाइफ है, ये लाइफ आज से 4 बिलियन ईयर साल पहले जो है वो इस दुनिया पर या धरती पर नजर आई थी। आज की ये लाइफ उसी एवोल्यूशन का नतीजा है। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं बायोडाइवर्सिटी में, एक को बोला जाता है फ्लोरा, एक को बोला जाता है फाना। ठीक है, अगर आप बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो आप उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं फ्लोरा। अगर आप बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं, तो उसके लिए आप एक टर्म यूज करते हैं फाना। ये 2 टर्म्स आपने हमेशा माइंड में रखने हैं। ये अक्सर करके क्या होता है कि एमसीक्यूज या शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज में एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की इस वीडियो में हमने जाना बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन, कि किन 2 लफ्ज़ों से मिलकर बायोडाइवर्सिटी लफ्ज़ बना, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी आप किसी भी एक प्रॉपर प्लेस को भी कह सकते हो जहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ जो है ना मौजूद हो, आप उसे बायोडाइवर्सिटी काउंट कर सकते हो। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि बायोडाइवर्सिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है क्लाइमेट पर, अल्टीट्यूड पर, वहाँ मौजूद सॉइल पर और दूसरी स्पीशीज़ पर। उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि बायोडाइवर्सिटी को टोटल 3 रीजन्स में जो है ना वो डिवाइड कर दिया गया है, जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। इसके साथ साथ हमने अभी डिस्कस की कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस, कि हमें ये किस तरह से फ़ायदा देती है हमारी बायोडाइवर्सिटी और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और हमने 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना जो थे फ्लोरा एंड फाना। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने टॉपिक को मज़ीद ईज़िली समझना चाहते हैं, तो क्या करें, जो भी हम चीज़ या हमने चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस की, आप इन चीज़ों के नोट्स बनाते जाएं, इन्हें दोबारा अगेन पढ़ें। एंड स्टिल आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर यू। एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पढ़ाई में आसानी हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।